नमस्कार सभी को। आज हम एकांकी पढ़ेंगे भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की जो लिखी हुई है। और इस भोर का तारा एकांकी मैंने पिछले भी एकांकियाँ पढ़ाई है, दीपदान और नया पुराना, और इन सब में मैंने एकांकियों के बारे में बताया हुआ है, एकांकी क्या होती है और किसे कहते हैं। और ये जो भोर का तारा एकांकी है ये हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं एज ए कॉलेज स्टडीज़। तो आज मैं इस एकांकी की समीक्षा बताऊंगी तत्वों के आधार पर कि तत्व क्या क्या होते हैं। मैंने और भी एकांकियों में बताया हुआ है, कथानक, कथोपकथन, पात्र, चरित्र, चित्रण, उद्देश्य, भाषा शैली, ये सब हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो हम इसी के आधार पर समीक्षा करेंगे भोर का तारा एकांकी की, जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रस्तुत एकांकी, मतलब जो मैंने पीडीएफ आज आपके सामने बनाई है, ये अगर आप पेपर में लिखते हो तो वेल एंड गुड है और इनफ है के लिए। और अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो मैं सब बोल रही हूँ, ठीक है। प्रस्तुत एकांकी माथुर जी की एक प्रसिद्ध रचना है। जगदीश चंद्र माथुर जी की प्रस्तुत एकांकी कौन सी? भोर का तारा एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक भाव प्रधान एकांकी है। भाव प्रधान मतलब यहाँ पर जो एक पात्र है शेखर, वो बहुत भावुक कवि हैं और प्रकृति और इनमें विश्वास करने वाले कवि हैं, तो उनके बेस पर ये भाव प्रधान एकांकी है। इसमें एकांकीकार की राष्ट्रीय भावना उत्कृष्टता के साथ उजागर हो उठी है। एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर की जो भावना है वो क्या हो चुकी है? उजागर हो चुकी है। किसके साथ? उत्कृष्टता मीन्स कुछ नया, मतलब उत्कृष्टता एक अलग ही पद्धति में ले जाना किसी को। शांति के क्षणों में, मतलब इस एकांकी ने जगदीश चंद्र माथुर को कहाँ ले गए हैं? इस एकांकी द्वारा उत्कृष्टता का स्थान प्राप्त है। शांति के क्षणों में प्रेम और श्रृंगार के गीत लिखने वाला कवि। यहाँ पर एक पात्र है शेखर, जो प्रमुख पात्र है, उसके बारे में बताया गया। और जहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर लिख रहे हैं कि शांति के भी क्षणों में प्रेम और श्रृंगार के गीत लिखने वाला कवि जो है, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा की भावना से राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए झूम उठता है। यहाँ पर प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जो है, इन्होंने क्या किया है? जगदीश चंद्र माथुर ने क्या किया है कि इसमें शेखर के द्वारा, शेखर जो भावपूर्ण एकांकियाँ, प्रेम श्रृंगार की एकांकियाँ लिखता है, उसके इस एकांकियों के बीच में उसने राष्ट्र के, आगे बताऊंगी सब, राष्ट्र के लिए जब उसने सब कुछ छोड़कर राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र की भावना के लिए उसने जब गीत लिखे, यहाँ पर उसने ये बता रखा है, ठीक है। कथानक, इस एकांकी का मुख्य पात्र शेखर है। इस एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? शेखर है, जो एक कवि है और सदैव प्रेममय कल्पनाओं में ही निमग्न रहता है। कौन? शेखर जो है। इस एकांक, कथानक मतलब यहाँ पर कितने पात्र हैं और क्या क्या, मतलब हम बता देते हैं। कथानक क्या होता है कि जिसपे पूरी कहानी जो है, पहले कथानक तैयार किया होता है कि इसमें ये होगा, ये पात्र होंगे, ये सब होगा, और उसके बाद ये पूरी कहानी या नाटक या एकांकियाँ क्या होती है, लिखी जाती हैं। अब देखो, इस कहानी का मुख्य पात्र शेखर है, जो एक कवि है, जो सदैव प्रेममय कल्पनाओं में ही निमग्न रहता है, ठीक है। कौन? शेखर। कौन? शेखर एक भावुक कवि है, प्रेममय कल्पनाओं में निमग्न रहता है। शेखर भावमग्न होकर काव्य लिखना एवं प्रेम प्राप्ति को ही जीवन का सर्वस्व समझता है। ये शेखर आएगा यहाँ पे। शेखर जो है भावमग्न होकर, मतलब भावनाओं में बहकर ही काव्य लिखना जो है जीवन का क्या मानता है? सर्वस्व समझता है। जबकि उसका मित्र माधव, यहाँ पे अब दूसरा पात्र भी आ गया। कौन? माधव। पहला शेखर, अब माधव, जो जीवन की वास्तविकता में विश्वास करता है, मतलब जीवन में जो चल रहा है, वास्तव में हमारे आसपास क्या चल रहा है, उसमें विश्वास करता है। माधव जो सम्राट स्कंदगुप्त का कर्मचारी है, वह शेखर को बताता है कि कल उसकी प्रेमिका, अब यहाँ पे कौन आ गया? छाया, तीसरी पात्र आ गई। और स्कंदगुप्त और सम्राट और देवदत्त जो छाया का भाई हैं, उनके बारे में अन्य पात्रों के द्वारा पता चलता है, जैसे माधव, शेखर और छाया, तीन प्रमुख तो यही हैं अभी।
तीन प्रमुख पात्र माधव, शेखर और छाया है। ठीक है, तो यहाँ पर छाया ने उत्सव में बताता है, कौन, माधव शेखर को बताता है कि कल उसकी प्रेमिका छाया ने उत्सव था सम्राट स्कंदगुप्त के यहाँ समक्ष तुम्हारा गीत गाया था, तो सम्राट को बहुत पसंद आया एवं उसने तुम्हारे दरबार में तुम्हें बुलाया है। सॉरी, तुम्हारा गीत गाया था तो सम्राट को बहुत पसंद आया एवं उसने तुम्हें दरबार में बुलाया है। वह सुनकर शेखर प्रसन्न होता है। ठीक है, वही माधव बताता है कि छाया का भाई देवदत्त, तो जो तुम दोनों के प्रेम में बाधक है। ठीक है, देवदत्त है जो किसका भाई है, छाया का भाई है। ठीक है, वो क्या है, छाया और शेखर के प्रेम का बाधक है, उसे पसंद नहीं है दोनों का ये। वो तक्षशिला जा रहा है, जब तुम बीच कोई बाधक नहीं रहेगा, अब तुम्हारे बीच में कोई बाधक नहीं रहेगा, और ये प्रथम दृश्य हमारा समाप्त हो जाता है। कथानक का ही पॉइंट है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय दृश्य में शेखर छाया पति पत्नी बन चुके हैं। ठीक है, और अपना प्रेममय जीवन दोनों व्यतीत कर रहे हैं, छाया और शेखर। शेखर अपनी प्रेमा भक्ति के रूप में भोर का तारा नामक प्रेम प्रधान काव्य लिखता है, जो इस एकांकी का मुख्य नाम है। भोर का तारा कौन लिखता है, शेखर लिखता है अपनी प्रेमा भक्ति छाया और अपने प्रेम के अंदर लिखता, मतलब ऊपर लिखता है, और उस काव्य को छाया को सौंप देता है कि अब तुम्हें इस काव्य की क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। उसी समय अचानक माधव आता है। माधव कौन, शेखर का दोस्त आता है और बताता है कि छाया का भाई देवदत्त वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो छाया क्या होगी, भावुक होगी, रोएगी, उसका भाई था भाई, है ना। तो उस समय माधव शेखर को माधव बोलता है शेखर को कि तुम जाओ, राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम के गीत लिखने की प्रेरणा देता है। कहते हैं तुम्हारी वाणी में ओज है, ये लाइनें जो मैं बता रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी वाणी में ओज है, स्वर में प्रभाव, तुम अपने शब्दों से सोई हुई आत्माओं को जगा सकते हो और युवकों में जान फूंक सकते हो, जो लड़ाई के समय डर जाते हैं, है ना, उन सब के लिए बता रहे हैं। कौन, माधव शेखर को प्रेरित कर रहा है कि तुम जाओ और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति के गीत गाओ। तो यहाँ पर अब मैं आगे बताती हूँ। शेखर यह सुनकर तुरंत अपना जो वो क्या होता है, अग्निशत कर देता है और जन समूह के सम्मुख पहुंचकर ओजस्वी गीत सुनाने लगता है। कौन से ओजस्वी, मतलब ओज, एकदम जोश से भरे हुए गीत सुनाने लगता है। माधव कहता है, तभी वहां पे छाया कुछ व्यंग करती है, तो माधव कहता है प्रभाव तो अब होगा, क्योंकि शेखर तो अब तक भोर का तारा था। भोर का तारा मतलब सुबह, एकदम मतलब सूरज से निकलने के, उषा होती है जहाँ पे सूरज के आने का बताना। उषा क्या होती है, जहाँ से सूरज जब उगता है तो उसकी लालिमा फैलती है ना, पहले सूरज उगने से पहले, उसको उषा बोलते हैं। उषा से भी पहले का समय भोर, जहाँ पे कभी कुछ तारे दिख जाते हैं, उस भोर का तारा था। अब वह प्रभात का सूर्य होगा, क्योंकि अब वो ओज जान फूकेगा लोगों में, तो वो क्या होगा, प्रभात का सूर्य होगा। अब आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस एकांकी के मुख्य तीन पात्र हैं, शेखर, छाया और माधव। शेखर सम्राट स्कंदगुप्त एवं देवदत्त की जानकारी अन्य पात्रों से मिलती है। शेखर कल्पना लोक में विचरण करने वाला, भावुक कवि, भोर का तारा, काव्य का रचयिता एवं राष्ट्रभक्त है। ठीक है, कल्पना लोक में विचरण करने वाला, भोर का तारा, भावुक कवि, काव्य का रचयिता एवं राष्ट्रभक्त है। माधव शेखर का मित्र, स्कंदगुप्त का कर्मचारी, जीवन की वास्तविकता एवं कठोरता में विश्वास करने वाला, सच्चा मित्र, कल्पना भावना में विश्वास न करने वाला, है ना। कौन, माधव शेखर का मित्र, स्कंदगुप्त का कर्मचारी, जीवन की वास्तविकता एवं कठोरता में विश्वास करने वाला, सच्चा मित्र, कल्पना भावना में विश्वास न करने वाला। स्कंदगुप्त के मंत्री देवदत्त की बहन, स्कंदगुप्त का मंत्री कौन था, देवदत्त था, उसकी बहन कौन थी, छाया थी। प्रेमिका, कुशल गायिका, प्रेमिका किसकी, शेखर की थी, है ना, और बहुत कुशल गायिका थी, क्योंकि शेखर के गीत गाती थी। बुद्धिमती एवं भावुक नारी थी, बुद्धि थी उसमें, भावुक भी थी वो, क्योंकि उसका भाई मर गया था ना। भोर का तारा काव्य की प्रेरक थी, और जो भोर का तारा था उसकी प्रेरक थी, है ना, कौन, छाया। अब हमारा नेक्स्ट पेज जो है वो है रिलेटेड टू कथोपकथन। कथोपकथन किसे कहते हैं, हम संवाद को कह सकते हैं। संवाद मतलब
किसी दो के बीच या किसी तीन के बीच बातचीत होना ही संवाद कहलाता है। और कथोपकथन, इस कहानी को कथोपकथन अत्यंत सरल, सरस, प्रभावपूर्ण। इस एकांकी का जो कथोपकथन है अत्यंत सरल है, सरस है, प्रभावपूर्ण है, पात्रानुकूल है, मतलब पात्रों जैसे जैसे पात्र है ना उन्हीं के अकॉर्डिंग बताया गया है, और गति देने वाले हैं, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। माधव, अब माधव और शेखर का एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम कथोपकथन लेते हैं। जैसे कि माधव बोलता है एक चीज रह गई, शेखर बोलता है क्या? माधव, जिसे तुम वृक्षों के नीचे देखते हो। शेखर बोलता है वृक्षों के नीचे। माधव, जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर बोलता है दर्पण में। माधव, जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते हो। शेखर ऐसे ही बोलता है मुस्कुराता और बच्चों की तरह, छाया? तो माधव बोलता है हाँ हाँ छाया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है भाषा शैली। भाषा सरस, परिष्कृत एवं साहित्यिक है। किसकी? माथुर जी की। शैली में परिस्थिति के अनुसार भावात्मकता, विचारात्मकता एवं ओजस्विता विद्यमान है। मतलब यहाँ की शैली में परिस्थिति के अनुसार भावुकता भी आती है, विचार भी आते हैं, ओजस्वी भी आते हैं। प्रभावी अभिव्यक्ति, माथुर जी की भाषा में प्रभावी अभिव्यक्ति है। वे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है कि कब किस टाइम हमें किस वाक्य को यूज करना है। ये किसमें है? अपने माथुर जी की भाषा शैली में। माथुर जी की भाषा शैली में साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, साहित्य की भाषा प्रयोग किया। पुरानी भाषाओं को, साहित्य जो हमारा इतिहास है उसकी भाषा। माथुर जी की भाषा शुद्ध है, शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कौन? माथुर जी। अभिनेता, प्रस्तुत एकांकी में अभिनेता का गुण विद्यमान है। माथुर जी की एकांकी में अभिनय होते ही हैं। प्रस्तुत एकांकी में रंगमंचीय संकेत प्रारंभ से स्टार्ट कर दिए गए हैं। अभिनय अपनों को ऐसे पिक्चर से छप जाती है। यथा कवि शेखर का गृह, सभी वस्तुएं अस्त व्यस्त, बाईं ओर एक तरफ व्यस्त पर मैली हुई फटी हुई चादर बिछी हुई इत्यादि। इसी प्रकार अभिनय संबंधी संकेत पर्याप्त मात्रा में, यथा चौंक कर, ठहर कर, उद्योग के बाद, हंसते हुए, रुक कर, खेल कर, और ये सब। ठीक है, आदि। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है लास्ट एंड फाइनल, उद्देश्य। माथुर जी की है एकांकी एक स्वदेशीय रचना है। इसका उद्देश्य है राष्ट्र प्रेम। यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर शेखर को प्रेम के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के लिए जब वो गीत गाता है, तो इस कहानी का, सॉरी, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्र प्रेम को जागरूक करना। राष्ट्र प्रेम में राष्ट्र भक्ति के ऊपर व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान। मतलब वो, अगर शेखर सोचता कि अरे नहीं, मुझे क्या मतलब है राष्ट्र में क्या हो रहा है ना, तो मैं तो अपने प्रेम में मग्न रहूंगा, भावुक रहूंगा, नहीं, वो राष्ट्रभक्त एवं राष्ट्रभक्ति के ऊपर राष्ट्र प्रेम में व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर देता है। शेखर के प्रेम की प्रतीक है उसकी काव्य कृति भोर का तारा। भोर का तारा क्या है? उसकी प्रेम की प्रतीक है, उसकी छाया और उसकी। परंतु जब राष्ट्र के सम्मुख होकर राष्ट्र की चेतना के लिए वह जनसमूह, देखो वो प्रेम भी करता है, इसलिए वो भोर का तारा लिखता है। परंतु जब राष्ट्र की उसको चेतना होती है, राष्ट्र की चेतना के लिए वो जनसमूह के बीच जाकर, जनसमूह लोगों के बीच जाकर प्रेरणा पद देशभक्ति के गीत गाने लगता है। क्योंकि कि जागो, चेतना, सचेत हो तुम कि क्या हमारे राष्ट्र में हो रहा है। हर कलाकार का यही दायित्व है। दायित्व मतलब एक, वो कहते हैं ना, उसका एक वो हक है, मतलब एक वो करने के लिए है कि वो उसे करना चाहिए। वह अपनी कला का उपयोग राष्ट्र के लिए करे, जिसमें उसका स्वयं का स्वार्थ ना हो। अगर शेखर चाहता तो वो स्वयं स्वार्थी हो जाता कि नहीं नहीं, मुझे क्या मतलब है, मैं मेरी पत्नी के साथ रहूंगा और अपने प्रेम मगन भावुक और जो भी है वो गीत लिखूंगा, या जो भी कहते हैं काव्य लिखूंगा। पर नहीं, एक जो कलाकार होता है ना, उसका यही दायित्व होता है कि वो स्वयं स्वार्थ ना हो, स्वयं का स्वार्थ ना छुपाओ, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो हर पल अपना बलिदान दे दे। तो यहाँ हमारी प्रस्तुत एकांकी थी जो आज में जो फिनिश हो चुकी है। ओके, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, इनफ है, वेल एंड गुड है।